1975 इंडिया में इमरजेंसी लगी थी। मतलब सीधे सीधे कहें तो लोकतंत्र को ताला लग गया था। जो बोलता था वो जेल में, जो लिखता था वो गायब, और जो चुप था वो डर के मारे सांस भी धीरे धीरे ले रहा था। उसी अंधेरे दौर में एक महिला थी जो न सिर्फ बोल रही थी बल्कि सत्ता की आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। नाम था स्नेहलता रेड्डी। अब अगर आपको लग रहा है कि ये कोई राजनेता होंगी या किसी पार्टी की बड़ी लीडर, तो आप गलत सोच रहे हो दोस्तों। स्नेहलता एक थिएटर आर्टिस्ट थी, एक्ट्रेस थी, एक्टिविस्ट थी और सबसे बड़ी बात, दिल से आजाद थी। वो चाहती थी कि देश में हर किसी को खुलकर बोलने का हक मिले, और इसी जिद ने उन्हें एक ऐसा दर्द दिया कि आज भी सोचो तो रूह कांप जाती है। स्नेहलता का जन्म हुआ था 1932 में आंध्र प्रदेश में। पढ़ी लिखी फैमिली से थी और शुरू से ही पढ़ाई लिखाई, थिएटर, डांस और समाज सेवा में दिलचस्पी थी। उनकी शादी हुई पट्टाभिराम रेड्डी से, जो खुद एक बड़े लेखक, कवि और डायरेक्टर थे। दोनों ने मिलकर बेंगलुरु में अभिनय नाम का थिएटर ग्रुप बनाया, जिसमें वो समाज के मुद्दों पर नाटक करते थे। जातिवाद, महिलाओं की स्थिति, गरीबी, ये सब उनकी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। लेकिन असली तूफान तब आया जब इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। 25 जून 1975 को जब रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया जाता है, तब किसी को नहीं पता था कि अगले 21 महीने क्या होने वाला है। प्रेस की आजादी गई, विपक्षी नेता अंदर, और सड़कों पर पुलिस का राज। स्नेहलता रेड्डी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने खुलकर विरोध किया। वो जॉर्ज फर्नांडिस के संपर्क में थी, जो उस वक्त अंडरग्राउंड होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहा था। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा केस जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, बड़ौदा डायनामाइट केस। 2 मई 1976 को स्नेहलता रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोई वारंट नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ शक के आधार पर उन्हें सीधा ले जाया गया बेंगलुरु सेंट्रल जेल में, और वहां शुरू हुआ वो सिलसिला जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। उन्हें जेल में एकदम अलग थलग रखा गया, एक ऐसी कोठरी में जहां ना हवा थी, ना रोशनी, ना टॉयलेट की सुविधा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें कई दिनों तक अपने ही मल मूत्र में रहना पड़ा। कोई पूछने वाला नहीं था। हाँ, खाने में अक्सर सड़ा हुआ खाना आता था। मेडिकल ट्रीटमेंट तो सपना था। जबकि स्नेहलता को अस्थमा की गंभीर बीमारी थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन दवाई देने के बजाय जेल प्रशासन बस देखता रहा। एक बार उन्हें इतना तेज अस्थमा अटैक आया कि वो घंटों जमीन पर तड़पती रही, लेकिन इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया। ये जेल नहीं थी, सीधा सीधा नरक था। और ये सब एक पढ़ी लिखी समाज सेवा महिला के साथ हो रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसने सरकार की नीतियों से असहमति जताई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो चिल्लाई नहीं, शिकायत नहीं की। तो दोस्तों, उन्होंने सब किया, लेकिन जेल में जब आपकी चीख भी दीवारों से टकराकर लौट आए तो कोई सुने भी कैसे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। स्नेहलता ने जेल में रहते हुए एक डायरी लिखनी शुरू की। उस डायरी में उन्होंने अपनी हालत, वहां की यातनाएं और बाकी महिला कैदियों की जिंदगी के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा, यहाँ हर औरत को कपड़े उतरवा कर तलाशी ली जाती है, जैसे वो कोई इंसान नहीं, समान हो। हमें बस इतनी सी बात कहनी है कि हमें इंसान जैसा ट्रीटमेंट चाहिए। अब आप खुद सोचो, एक तरफ वो दर्द से खुद तड़प रही थी, दूसरी तरफ औरों के हक के लिए भी लड़ रही थी। 8 महीने तक उन्हें ऐसे ही अमानवीय हालत में रखा गया। केस का कोई ट्रायल नहीं, कोई सुनवाई नहीं। फिर जब उनकी हालत बहुत बिगड़ने लगी, तब सरकार ने उन्हें पैरोल पर छोड़ा, मतलब नाम की रिहाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 20 जनवरी 1977 को स्नेहलता रेड्डी इस दुनिया से चली गई। उनकी मौत की असली वजह बनी इमरजेंसी की क्रूरता, जेल की यातनाएं और सिस्टम की बेरुखी। इस औरत ने अपने दम पर थिएटर को समाज की आवाज बनाया था, उसे चुप करा दिया गया, और वो भी बिना किसी आरोप सिद्ध हुए। जिस औरत ने अपने दम पर थिएटर को समाज की आवाज बनाया था, उसे चुप करा दिया गया, और वो भी बिना किसी आरोप सिद्ध हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी डायरी जो उन्होंने जेल में लिखी थी, बाद में उनकी बेटी नंदना रेड्डी ने पब्लिश करवाई। अब प्रिजन डायरी नाम से जब वो दुनिया के सामने आई, तो लोगों को समझ में आया कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था। कैसे एक महिला कलाकार को, जो किसी राजनीतिक पद पर भी नहीं थी, सिर्फ अपनी सोच रखने के लिए सजा दी गई। नंदना खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी और आज तक अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा, मेरी माँ का शरीर कमजोर था, लेकिन उनका आत्मबल किसी पहाड़ से कम नहीं था। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। आज हम सोशल मीडिया पर कुछ भी कह देते हैं, सरकार की नीतियों पर मीम्स बनाते हैं, विरोध करते हैं, कैंपेन चलाते हैं,
लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ बोलना, लिखना या असहमति जताना भी देशद्रोह जैसा मान लिया जाता था। उस दौर में स्नेहलता जैसी आवाजें ही थी जिन्होंने उस अंधेरे को चीरने की कोशिश की। स्नेहलता रेड्डी की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये एक प्रतीक है उस जज्बे का जो आजादी से भी आगे की चीज है। उन्होंने साबित कर दिया कि आजादी सिर्फ संविधान में लिखी बातें नहीं होती, बल्कि वो हिम्मत होती है सिस्टम से सवाल करने की। और शायद इसीलिए आज भी हम जब इमरजेंसी शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में स्नेहलता रेड्डी की तस्वीर उभरती है, एक कमजोर शरीर वाली लेकिन फौलादी हौसले वाली औरत जिसने सत्ता की पूरी मशीनरी से अकेले टक्कर ली। तो अगली बार जब भी आप किसी मुद्दे पर बोले, जब भी अपने हक के लिए लड़े, तो एक बार उस औरत को याद जरूर करना जो सांस लेने के लिए भी लड़ रही थी और उसके पास सिर्फ एक ही हथियार था, उसकी आवाज। और इस आवाज को कोई जेल, कोई सत्ता, कोई सिस्टम कभी बंद ना कर सकता था, ना कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।